बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, इसका पेपर 2 हम करेंगे। और ये बेसिकली रिलेट करता है हमारे स्पेसिमेन पेपर से। ये स्पेसिमेन पेपर अगर आप कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर दिया हुआ है, और एग्जामिनर ने फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इस पैटर्न को मोर और लेस वो फॉलो करेंगे। तो आपको एक स्पेसिमेन के तौर पे ये पेपर दिया है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप ये पेपर पूरे का पूरा हल करें। आप इससे यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल कि आपको अंदाज़ा होगा कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस स्पेशली जो इस पेपर में दिए हैं उनको वो किस तरीके से पूछ सकता है। तो एक फेयर आइडिया लेने के लिए आपको ये पूरा पेपर करना चाहिए, बल्कि ना सिर्फ ये, इसका जो पेपर 1 है जो एमसीक्यू से रिलेट करता है उसको भी आप पूरा करें। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर आई थिंक इस सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं करा भी चुका हूँ। आपको क्राशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ ओ लेवल के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कराए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, उनको देखें। इसके अलावा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने क्या करा था कि हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डिस्कस किया था, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हमने बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग जो कंपनीज होती हैं जो माल लेके बेच देती हैं प्रॉफिट रखकर, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका फ़र्क क्या है। ट्रेडिंग कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये सब वहाँ पड़ा हुआ है। वो आप जाके पहला लेक्चर 1 देख लें और फिर उसे देखकर यहाँ आएँ। और वो लोग जो मुस्तकिल देख रहे हैं उनके लिए सही है कि वो इसको देखें। और अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से क्लियर है तो फिर आप इसको देखते रहें, और अगर इसको डायरेक्ट भी देखें तो आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन प्रीफरेबल ये है कि अगर आप पहली दफ़ा ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो लेक्चर 1 अटैम्प्ट कर आएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं, इसका आज हम क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है। इससे पहले लास्ट लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड मैंने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या जैसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, उसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो उसको हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर। ये दो बड़े सिंपल हैं कि किसी भी, जैसे आई गेव यू मैनी एग्जांपल्स इन माय लास्ट लेक्चर कि अगर आप वुड वर्किंग का आपकी फैक्ट्री है तो डायरेक्ट मटेरियल वुड हो गया, या इससे मिलती जुलती जो आप पार्टेक्स है या इस किस्म की चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं जिस जो मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कारपेंटर जो आपके काम कर रहे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट लेबर हो गई। और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अगर मिलाएं, और इसमें एक चीज़ और है, देखें यहाँ ऐड हो रहा है, इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो एग्जामिनर आपको डायरेक्ट भी दे देगा। और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जिसे रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी क्या होती है, आपने इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज अपने इर्द गिर्द देखी होंगी फूड की, मैकडोनल्ड है, केएफसी हो गया आपका। अब ये जो फ्रेंचाइजीज जिन्होंने ली हुई हैं, जब तक ये प्रोडक्ट बेचेंगे इन्हें रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, जो उसका जो ओरिजिनल जहाँ से ये चेन्स आई हैं उनको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर पब्लिशर्स हैं कोई जो किसी राइटर की किताब छापते हैं, तो जब तक वो राइटर की किताब छपती रहेगी, बिकती रहेगी, उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो रॉयल्टी को भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। ये नॉर्मली अगर एग्जाम में है तो डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से वो आपको दे देगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम मिलाएं तो इसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा कि प्राइम कॉस्ट इसे कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड की एग्जांपल्स देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इनडायरेक्टली तौर पे मैन्युफैक्चरिंग में लग तो नहीं रही है, लग रही हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है। लेकिन इनके बगैर आप किसी चीज़ को बना भी नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पे रेंट है, कि वो फैक्ट्री जो आपने जहां आप ये सारा काम कर रहे हैं उसका रेंट है, उसके टैक्सीज आप दे रहे हैं, इंश्योरेंस आपने कराई हुई है, वाटर है, ये एनर्जी की जितनी कॉस्ट है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली के बगैर काम नहीं हो सकता, पानी आपको चाहिए, इंश्योरेंस करवानी है, अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। आपने इंश्योरेंस कराई हुई है तो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये तमाम बिजनेस के खर्चे हैं और फैक्ट्री के अंदर ये सारे खर्चा हो रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहलाते हैं। फैक्ट्री मेंटेनेंस है, फैक्ट्री की मेंटेनेंस आप करा रहे हैं, लाइक क्लीनिंग है, सर्विसिंग है, रिपेयर्स है, ऑयलिंग आप मशीनों को दे रहे हैं, ग्रीसिंग हो रही है, ये तमाम के तमाम खर्चे भी
आप देख रहे हैं कि सारे लग तो रहे हैं लेकिन ये प्रोडक्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट इनके बगैर बनेगी नहीं। तो इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग का। ये जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, ऑफिस नहीं आपका जहाँ से आप ये सब कर रहे हैं सुपरवाइज, बल्कि आपकी जो फैक्ट्री है, तो नॉर्मली ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं इनके हेड ऑफिस अलग होते हैं और इनकी जो फैक्ट्री होती है जहाँ ये प्रोडक्ट बन रही होती है वो अलग। इससे फार्मास्यूटिकल में आपको मिलेगा काफ़ी कि उनके ऑफिस अलग हैं लेकिन उनकी फैक्ट्री जो है वो अलग ऑपरेट कर रही है। तो फैक्ट्री की जितनी भी कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा के वो जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो सब फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी उसको कहते हैं। वेजेस एंड सैलरीज हो गई अदर देन डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के अलावा भी आपके जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गए, आपके फोरमैन हो गए, मेंटेनेंस का जितना स्टाफ हो गया, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है जो बैठी हुई तमाम लेबर को देख रही है, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ है, टेस्टर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं जो क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे ज़रूरी हैं लेकिन ये डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हम कहेंगे कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है। कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, ऐसी चीज़ें जो कंज्यूम्स हो जाती हैं, लाइक जैसे आपके दस्ताने हो गए। ऑल फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल द मटेरियल दैट कैनॉट बी ट्रेस्ड एज द फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, जैसे ऑयल एंड ग्रीस हो गया, स्मॉल टूल्स हो गए, क्लीनिंग मटेरियल हो गया, माइनर स्पेयर पार्ट्स हो गए, रिपेयर्स के तमाम आपके मिला के फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको जहन के अंदर रखिएगा। तो 3 किस्म की कॉस्ट आपकी समझ आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी लग रहे हैं, चाहे वो लेबर हो, जैसे आपने देखा फोरमैन की सैलरी है या मेंटेनेंस का स्टाफ है, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो आपके इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाएंगे और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था, आपको मैन्युफैक्चरिंग में इसका पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, तो इसको आप जहन के अंदर रखिएगा अपने और आपको आसानी होगी। अब हम आते हैं अपने पेपर की तरफ दोबारा, कि हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर है और इसका पेपर हम क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यास्मीन ओपनड ए गारमेंट फैक्ट्री ऑन 1 मई 2016 कि यास्मीन ने एक गारमेंट फैक्ट्री। अब देखिए गारमेंट फैक्ट्री वो है जहाँ गारमेंट से रिलेटेड चीज़ें बन रही हैं, तो एक फैक्ट्री इसने खोली है यास्मीन मोहतरमा ने। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी ऑन 1 मई 2016। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए। आप अभी तक जो इनकम स्टेटमेंट बनाते थे उसमें मशीनरी लिखा होता था, यहाँ उसने आपको कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मशीनरी यानी फैक्ट्री के अंदर जैसे आपकी जो स्टिचिंग मशीनरी हो गई, सारी आपकी वॉशिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जितनी भी मशीनरीज गारमेंट्स फैक्ट्री में लगती हैं वो $35,000 की आपकी ये हो गई। कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर, अब ये ऑफिस फर्नीचर की बात कर रहा है, फैक्ट्री नहीं है। आपकी फैक्ट्री अलग है, आप जहन में रखिएगा, और ऑफिस आपका अलग है। ऑफिस वो है कि ऑफिस से रिलेटेड, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं जितने भी हैं और सेलिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट तो जरूर बनेंगे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आपकी अलग होगी, जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब निकालेंगे तो वो अलग होगा, और उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर इसको डालेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा, हमने बड़ी डिटेल से कहा था। तो कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ये ऑफिस से रिलेटेड है, तो इसका मकसद है इसका मैन्युफैक्चरिंग से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। कॉस्ट ऑफ टूल्स, टूल्स आपको पता है कि ये पहला वाला जो पार्ट है, देखें इसका डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन आपको पता है कि इसका जो है वो आपकी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चर, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या जैसे फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, अब वो सारे के सारे उसका पार्ट बन जाएगा जाके। ऑफिस फर्नीचर मैंने बताया कि ये इनकम स्टेटमेंट का तो है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये नहीं आएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ टूल्स, ये डायरेक्टली लग रहे हैं आपके। तो कॉस्ट ऑफ टूल्स में नॉर्मली देखें ये होता है कि टूल्स की वो आपको देगा, नीचे हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन अभी देखते हैं, वो आपको ईयर एंड में बताएगा कि टूल बचे कितने के हैं बाकी। तो जो बचे हैं टूल्स, इनका बैलेंस निकाल के जो होगा वो फिर हम इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर ले जाएंगे इसको।
क्योंकि ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है टूल, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट तो है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा ये। आगे हम देखते हैं क्या देता है हमें। फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017 रेवेन्यू आपको बता रहा है कि जो माल आपने बेचा वो $113,640 का बेचा है आपने। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है कि रॉ मटेरियल इसने इतना खरीदा। परचेजेज ऑफ फिनिश गुड्स, अब देखें क्योंकि गारमेंट्स फैक्ट्री है तो जब ये माल बेचते होंगे तो कुछ बना बनाया माल भी खरीदते होंगे। एक तो ये खुद बना रहे हैं, दूसरे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स का मकसद है कि बना बनाया माल भी इन्होंने खरीदा। ये आप जहन के अंदर रखिएगा कि दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक तो आप खुद बना रहे होते हैं, एक बाज़ जो माल आप जैसे फैक्ट्री है गारमेंट्स की, तो ये अपना खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना बनाया माल लेते हैं और उसको बेच देते हैं। तो यहाँ हमारे पास दोनों चीज़ें हैं कि ये बना भी रहे हैं और बनी भी फिनिश गुड्स भी इन्होंने खरीदी है, तो ठीक हो गया। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज के अंदर ये बता रहे हैं कि फैक्ट्री ऑपरेटिव, फैक्ट्री में जो सैलरीज हैं फैक्ट्री ऑपरेटिव, अब ये डायरेक्ट लेबर आपकी हो गई। फैक्ट्री सुपरवाइजर, अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ आपको कि फैक्ट्री सुपरवाइजर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चला जाएगा, और ये जो है आपकी ये डायरेक्ट लेबर हो गई आपकी। ऑफिस एंड स्टाफ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑफिस एंड सेल्स स्टाफ इसकी सैलरी हम इनकम स्टेटमेंट अगर ये हमसे पूछेगा तो हम वहाँ ले जाएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है। जैसे ऊपर हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये एक्चुअली हेड ऑफिस के अंदर या जो हमारा ऑफिस है जहाँ बैठ के हम ये तमाम चीज़ें जो फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें जब हमारे पास आती हैं तो इनकी अकाउंटिंग हो गई। इसके अलावा इसको आगे बेचना कैसे है, इसकी स्टोरिंग कैसे होगी, कहाँ इसको रखेंगे, ये भी सारे बिजनेस के पार्ट होते हैं। तो ये वाले पार्ट पे जो कुछ भी खर्चा हो रहा है इसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेके आते हैं, लेकिन अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कि वो माल जो हमने बनाया उसकी लागत हमारी कितनी आई है उसको हम सेपरेट रखते हैं। ये कंसेप्ट आप अपने जहन के अंदर बिठाएं बार बार, ताकि आपको आसानी रहे। जर्नल एक्सपेंसेस में आ जाएं, फैक्ट्री से रिलेटेड जो जर्नल एक्सपेंसेस थे ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन गए, और ऑफिस वाले जो हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में लिख देता हूँ आसानी के लिए। रेट्स के अंदर आ जाएं, जो टैक्सेस हैं फैक्ट्री से रिलेटेड रेट्स अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, रेंट एंड रेट्स। तो रेट्स जितने भी फैक्ट्री के अंदर हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन गए। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस हैं, रेट्स मीन्स टैक्सेस होते हैं, तो ये उधर चले जाएंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो इसको आप समझते हुए आएंगे तो ज़िंदगी आपकी आसान होगी। एट 30 अप्रैल 2017 इन्वेंट्री बता रहा है कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री ईयर एंड के ऊपर इतनी बाकी बची। माल जो है वो बच गया आपके पास। वर्क इन प्रोसेस का मकसद है कि ये भी आपकी बच गई, और फिनिश गुड्स जो है ये भी आपकी बच गई। तो तीन किस्म के इन्वेंट्रीज हैं। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल्ड से ये पढ़ाया था कि ये तीन आइटम आपके पास नए हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री भी हो सकता है। रॉ मटेरियल, अब क्योंकि ये यास्मीन साहिबा जो हैं जिसका हम बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्होंने अभी फैक्ट्री खोली है, तो इसलिए रॉ मटेरियल ओपनिंग इनके पास नहीं था। देखें, रॉ मटेरियल ओपनिंग इसलिए नहीं था कि इन्होंने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा है डायरेक्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बिजनेस है। अगले साल में जब ये जाएंगी तो ये जो एंडिंग रॉ मटेरियल है ये जाके ओपनिंग रॉ मटेरियल बन जाएगा। ये वाला ये एंडिंग है, अगले साल जाके नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ये तीनों इन्वेंट्रीज जो हैं ये ओपनिंग के अंदर चली जाएंगी। तो अभी बहरहाल ये एंडिंग इन्वेंट्री है। वैल्यू ऑफ टूल्स देखें 830, मैंने आपको बताया था कि वहां $1000 के आपको दे रहा था टूल, और 1000 और टूल असल में छोटे छोटे ये आपके जो टूल्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, और ये इतने आपके प्लास हो गए, आपकी जो सीजर्स हो गई, इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो बाज़ औक़ात गुम भी जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। तो $1000 के ये टूल्स थे आपके छोटे जो काम हो रहे थे, ये आपके पास 830 के बचे हैं। तो इसका मकसद है 170 के फैक्ट्री ओवरहेड का ये पार्ट बन जाएंगे जाके कि 170 के यूज़ हो गए। वेजेस आकट के अंदर कहता है कि वेजेस हुई हैं ये फैक्ट्री के अंदर वेजेस आपकी लगी हैं, और ये ऑफिस एंड सेल्स स्टाफ की वेजेस लगी हैं। तो दो किस्म की वेजेस हैं आपकी, और वेजेस एंड सैलरीज ऊपर भी दी हुई थी, और ऊपर का मकसद है कि ईयर एंड के ऊपर ये वेजेस मजीद ईयर एंड का मकसद ये हो गया कि वेजेस एक्रूट की बात कर रहा है। एक्रूट का मकसद है कि ये एक्चुअली इन लोगों ने काम तो कर लिया है, लेकिन
आपने इनकी अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो बहरहाल आपका एक्सपेंस तो हो गया कि ऊपर जो फैक्ट्री की वेजेस थी उसमें इसको जमा कर देंगे, ऐसे ही ऊपर जो ऑफिस एंड सेल्स स्टाफ की सैलरीज वेजेस थी उसके अंदर इसको प्लस कर देंगे हम ला के। एक्रूड का मकसद आपको पता होगा कि वो खर्चे जो हो तो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जब आपके पास ये बिल आता है तो और आपने इसकी अगर पेमेंट नहीं करी तो खर्चा तो आपने कर लिया ना, तो ये आपका एक्रूड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से फैक्ट्री के लोगों ने काम तो कर लिया, ईयर एंड पर आप बैठे हुए हैं, 30 अप्रैल को हो सकता है आपकी फैक्ट्री के अंदर ये जो मोहतरमा है ये इनकी सैलरी देने का रिवाज ये हो कि फर्स्ट या सेकंड नेक्स्ट मंथ का जो पहली या दूसरी या पहली से लेके 5 तक किसी में अगर ये पेमेंट करती हैं तो, क्योंकि तो हम अप्रैल की आखिरी तारीख को बैठ के ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आज की डेट के ऊपर ये डी हो गया है और डी होने का मकसद है कि एक्सपेंस में हम रिकॉर्ड करेंगे इसको जाके। तो ये तो एक्रूड की ट्रीटमेंट थी। अब हम आगे आते हैं, कहता है नो एडिशनल नॉन करंट एसेट्स फॉर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कोई फिक्स परचेज आपने ये नॉन करंट एसेट्स नहीं खरीदा, इसका मकसद है वाहिद नॉन करंट एसेट्स जो आपके पास है सवाल में वो ये 35,000 की जो मशीनरी है, और बाकी आपने ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वगैरह खरीदी है ऑफिस के लिए, तो ये वाले फिक्स एसेट्स हैं आपके, मजीद कुछ नहीं खरीदा। द फैक्ट्री मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट, कि फैक्ट्री मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो 20% होगा पर एनम ऑन कॉस्ट का। द ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम ऑन कॉस्ट, के जो फैक्ट्री मशीनरी है इसका 20% आप चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन को, और जो ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है उसका 15% करेंगे, तो डेप्रिसिएशन है। देखिए ऊपर वाला जो डेप्रिसिएशन है मशीनरी का ये तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा, और जो मशीनरी का है सॉरी ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा अगर ये हमसे मांगता है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आपके भेजे में उतर जाए ये बात। द टूल्स आर टू बी रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। टूल्स का मैंने आपको बताया था कि हर साल रीवैल्यूड करते हैं। रीवैल्यूड का मकसद क्या है कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया था कि इन मोहतरमा ने $1,000 के टूल्स खरीदे थे और ईयर एंड के ऊपर बताती है कि $830 के बाकी बचे हैं, तो बाकी $170 हमने देखा कि टूल्स यूज हो गए। जब वो यूज हो गए, ये आपके सामने है, तो वो फिर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा, ये 830 जो आपको दिया है। ये सवाल का थोड़ा सा पोस्टमार्टम है। देखिए पोस्टमार्टम करना इसलिए ज़रूरी है कि आप भी बिल्कुल ये हैबिट अपनी अपनाएं कि जब आप सवाल पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग ऐसे ही काम करे कि हर आइटम्स को देख के आप क्लिक कर दें कि ये कहाँ जाएगा, ताकि यू गेट ए फेयर आइडिया कि यार इनको रखना किधर है। और आपकी समझ में अगर ये कंसेप्चुअली चीज़ें आ जाएंगी तो फिर तो लाइफ इज ईजी, कि कोई इशू नहीं है किसी किस्म का, बहुत इत्मीनान से आप कर लेंगे। अब देखिए मांगता क्या है, कहता है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017, और उसका उसने बाकायदा आपको एक फॉर्मेट भी बना कर दिया है, ये देखिए। तो ये फॉर्मेट भी उसने आपको दिया है, हमने सीख लिया था, हम इसको आते हैं और सिंपल इसको पुट करना, फिगर शुरू कर देते हैं। कोई इसमें जो आपने अभी मैंने आपको समझाया अगर आपकी समझ में आ गई है तो कोई इशू नहीं है, आप आ जाएं इसके अंदर। सबसे पहले देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले मटेरियल से कहानी शुरू होती है। मटेरियल से क्या शुरू होती है कहानी, कि एक्चुअली मटेरियल आपने इस प्रोसेस में कितना लगाया, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है यास्मीन साहिबा का, तो इन्होंने सबसे पहले तो हम देखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास एक्चुअली मटेरियल है कितना। तो मटेरियल कितना है ये हम देख लेते हैं। मटेरियल देखें हमारे पास क्या है। अब पहला साल था तो हम अपने क्वेश्चन में देखें कि हमने मटेरियल कितना का खरीदा, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मटेरियल हमने कितने का खरीदा। यहाँ से आ जाते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल $30,100, ये आ गया, ये देख रहे हैं आप लोग, देखिए। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देखें 30,100, ये आपने लिख दिया। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, के इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कितना बाकी बचा, तो ईयर एंड पे इसने हमें दिया था, देखें 3,150, ये फिगर दी हुई है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 30 अप्रैल को दी हुई है, तो सिंपल, जिंदगी आसान, 315 रख दें तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि 30,100 का हमने खरीदा था, 315 हमारे पास है, तो कितना कंज्यूम्ड हो गया, 26,950, ये रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम्ड हो गया।
अब पहला पार्ट हो गया आपका, आपको मैंने सिखाया था कि सबसे पहले रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं इसको, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को मिलकर प्राइम कॉस्ट बनती है। देखें ये प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी। अब डायरेक्ट वेजेस है कितनी, तो डायरेक्ट वेजेस हम देख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस में इसने हमें बताया फैक्ट्री ऑपरेटिव्स के फैक्ट्री के अंदर 31,500 की आपकी वेजेस एंड सैलरीज हैं, और ईयर एंड पे एक्रूड भी उसने बताई है, तो 31,500 और 800 ये है जो एक्रूड है कि जिन्होंने काम तो कर लिया लेकिन अभी इनको ये पैसे हमने नहीं दिए। तो 31,500 प्लस 800, यहाँ आ गया 31,500 प्लस 800, इन्हें मिला के ये हो गया 32,300। इन दोनों को प्लस करा तो 59,250, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। जब आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई तो फिर आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया कि तीसरा कंपोनेंट क्या है। तीन कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ, सेकंड कंपोनेंट वेजेस कितनी, उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर कितनी लगी, ये बन गई प्राइम कॉस्ट, और तीसरा एलिमेंट है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड भी कहते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, हम वहाँ मैंने आपको बताया है बहुत डिटेल से। इनडायरेक्ट फैक्ट्री देख लें कितना हो गया, फैक्ट्री सुपरवाइजर कितने हैं 11,860, ये फैक्ट्री सुपरवाइजर्स हैं। ऑफिस का मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का ऑफिस हो गया, ऑफिस के खर्चे हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब इनकम स्टेटमेंट का पार्ट जरूर बनेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का ये पार्ट नहीं बनेंगे। फैक्ट्री सुपरवाइजर्स की जो सैलरी है वो 11,860 है, और 11,860 हमारे ईयर एंड के ऊपर कोई भी एक्रूड नहीं था, तो हमने उठा के 11,860 जो है यहाँ पर रख दिया। 11,860 देखें ये आ गया, ये आपकी फैक्ट्री सुपरवाइजर्स की सैलरी थी। जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं, अब यहाँ वो बता रहा है आपको, जर्नल भी बताया था उसने। फैक्ट्री देखें 3240, ये 3240 फिर यहाँ आपके पास आ गया, ये आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जर्नल फैक्ट्री ओवर एक्सपेंसेस आ गए आपके। उसके बाद क्या था अगला, रेट्स आ गया, टैक्सेस वगैरह जो फैक्ट्री से रिलेटेड टैक्स की टैक्सेस हैं वो 4,500 हैं, तो अगला देखें 4,500 ये आपके पास आ गया। उसके बाद आते हैं सवाल के अंदर, यहाँ ख़त्म हो गया है हमारा सवाल। ये तो एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं जो हमें इस्तेमाल करनी है, ये फैक्ट्री को हमने यूज़ कर लिया है वेजेस को, तो ये यहाँ ख़त्म हो गई हमारे पास आके। और बाकी डेप्रिसिएशन था, जो आपको पता है कि फैक्ट्री मशीनरी का डेप्रिसिएशन 20% है। अगर 35,000 की आपकी मशीनरी थी, देखें ऊपर दी हुई है आपको सवाल में 35,000 ये आ गया आपका, तो 35,000 का आप 20% निकाल लें तो ये 7,000 बनता है आपका। अब ये 7,000 इसने यहाँ दिया हुआ भी है, 35,000 का 20% जो है वो 7,000 आपके पास ये आ गया डेप्रिसिएशन मशीनरी का। और टूल्स का मैंने आपको बताया था कि टूल्स कितने हैं। टूल्स अगर आप आए तो कॉस्ट ऑफ टूल्स 1,000, ये टूल्स आपके पास थे, और ईयर एंड के ऊपर कितने बचे हैं आपके पास, ईयर एंड के ऊपर वो बता रहा है कि आपको बचे 830, और मैंने आपको 170 बताया था, तो देखें 170 यहाँ आ गया। इन सबको जमा कर लें, ये 26,670 बनता है। इसको आपने और इन दोनों को प्लस किया, ये 86,020 होता है आपका। ये 86,020 जो है जो वर्क इन प्रोसेस है, ये इसको नाम क्या देते हैं, अगर आप WIP वर्क इन प्रोसेस बन गया। अब आपके समझ में आ रही है कहानी क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दोनों मिलके बन गई प्राइम कॉस्ट, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को आपने जमा किया, तो आपके पास ये जो चीज आ गई ये WIP आ गई, वर्क इन प्रोसेस है ये। अब वर्क इन प्रोसेस में से माइनस क्या कर दें कि जो एंड में वर्क इन प्रोसेस बच गया जिसपे अभी काम होना बाकी है, तो देखें इन्वेंट्री जो थी वो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री ये आपको दी हुई है 2820, तो ये 2820 देखें ये आपके पास आ गया। तो 2820 देखें माइनस कर दें आप उठा के, तो आपके पास $83,200 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। यानी ये जो गारमेंट्स फैक्ट्री के अंदर जितनी गारमेंट्स बनी है उसकी कॉस्ट आ गई 83,200। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने बनाया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना बहुत आसान है अगर आपकी समझ में आ गई है। सबसे पहला कंपोनेंट रॉ मटेरियल होता है,
रॉ मटेरियल, अब देखिए नेक्स्ट ईयर के अंदर जब ये यास्मीन साहिबा जाएंगी तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। जब ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी तो फिर हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जितना मटेरियल खरीदेंगे नेक्स्ट ईयर में वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसके अंदर से माइनस कर देंगे जो रॉ मटेरियल बाकी बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा ये रॉ मटेरियल यूज्ड। लेबर उसमें प्लस कर दें, जैसे हमने यहाँ लेबर प्लस करी है, ये प्राइम कॉस्ट बन गई। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कर दें। अब जब नेक्स्ट ईयर ये यास्मीन साहिबा बना रही होंगी तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है आप ये लिखेंगी बाकायदा कि ओपनिंग ये आएगा, ये आपके तीनों कंपोनेंट्स मिलके आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को प्लस करेंगे नेक्स्ट ईयर में और एंडिंग को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पहला साल है और पहले साल में ओपनिंग था ही नहीं, एंडिंग था, तो इसलिए हमने एंडिंग को माइनस करा। अब इस किस्म के एक दो सवाल हम और करेंगे जिसमें ये आ रहे हों। आज के लिए आप फिलहाल आपकी समझ आया है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनते हैं, ये तीन चीज़ें कैसे आती हैं, ये फर्स्ट ईयर के अंदर अगर कोई बिजनेस शुरू हो रहा है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा। तो ये बड़ा सिंपल है। अगर आपकी समझ में ये आ जाए कि फैक्ट्री ओवरहेड को खास तौर पे ध्यान से समझिएगा कि वो कौन कौन से आइटम हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनते हैं। इससे ट्रिकी पार्ट ये था कि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि देखें इसके अंदर इसने ऑफिस से रिलेटेड से चीज़ें डाल दी, जैसे देखें ऑफिस का इसने जनरल एक्सपेंसेस डाल दिए, ऑफिस एंड सेल्स स्टाफ की तनख्वाहें लिख दी इसने, ये हमने कहीं इस्तेमाल नहीं करा, ये भी हमने अभी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करा। ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड कोई खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं बनेगा, हमने देखें यहाँ नहीं बनाया है इनको। तो ये इसका ट्रिकी पार्ट था। अगर ये आपकी समझ आ गया है तो आई थिंक लाइफ आपकी आसान होगी। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कर लिया। अब हम आते हैं इसका अगला, देखते हैं कि अगला ये हमसे क्या कुछ और मांग रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। नेक्स्ट के अंदर हम आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है यास्मीन इज होपिंग टू डिक्रीज हर कॉस्ट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फ्यूचर, के शी होप्स के यार जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू स्टडी द मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये है ही मजे की चीज इसलिए कि जब प्रोडक्शन के अंदर फिर हम जब हेल्प आउट करते हैं और ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार हम कैसे अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी, कॉस्ट कम करने का मकसद है कि रेवेन्यू समझ लें, एक तरीके से प्रॉफिट, कि अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर भी डिफरेंट कंसेप्ट यूज होते हैं, लेकिन अभी हम मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर बहुत हेल्प करती है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में। वेस्टेजेस नहीं हो पाती, अगर आती हैं तो उस पर कंट्रोल उसी टाइम लग रहे होते हैं। बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जब आती है और इसको रिव्यू करके हम फैसले कर रहे होते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ड्रास्टिकली बहुत फ़र्क पड़ता है। आई गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अभी हम फिलहाल इसको करते हैं, जब हम इसको एक आध और लेक्चर इसके ऊपर करेंगे तो मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा और बताऊंगा। यहाँ बहरहाल इसका पर्पज सही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी शी होप्स के कम हो जाएगी। शी थिंक्स दैट इफ शी स्पेंड्स ए फर्दर $25,000 ऑन फैक्ट्री मशीनरी शी विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर बाय 1/3। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर मशीनरी आप यूज़ कर दें तो बहुत सारी जगह ऐसी कि जहाँ पर लेबर अभी आपको लगानी पड़ रही है, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो लेबर यूज़ हो रही है, लाइक जैसे आयरनिंग हो गई, अगर आप उसको ऑटोमेशन पे ले जाते हैं, कुछ चीज़ें स्टिचिंग वगैरह की ऐसी हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि जहाँ अगर हम मशीनरी को इस्तेमाल करें तो लेबर हमारी रिड्यूस हो जाएगी। यही यास्मीन का भी ख्याल है कि वो कहती है कि अगर मैं $25,000 की मशीनरी और ले आऊँ तो मेरी लेबर 1/3 से ख़त्म कम हो जाएगी। अब देखें इसके अंदर लेबर, डायरेक्ट लेबर बाय 1/3, तो डायरेक्ट लेबर आपकी है कितनी। अब यहाँ हम जब आते हैं तो यहाँ आके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखें द सेविंग इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वुड अमाउंट टू 10,767। The cost of production would reduce by 5,767 a year, wages decreased by 10,767। अब ये देखें ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझाता हूँ। पहले तो हम वेजेस को देख लेते हैं कि वेजेस हमारी हैं कितनी। वो कहता है 1/3 ख़त्म हो जाएगी, तो 1/3 को हम देखें तो वेजेस हमारी हमने यहाँ पे लिखी थी, हमारी जो डायरेक्ट वेजेस है वो कितनी है,
यहाँ देखिए हमने कहा था कि फैक्ट्री ऑपरेटिव 31,500 एक था हमारा, और ये एक्रूड वेजेस भी हमारी थी कुछ, वो कितनी थी, वो ये 800 की थी। तो 800 को प्लस कर दें इसमें, ये 32,300, और इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 10,766 आ गया। क्या हो गया? अगर मैं यहाँ आता हूँ आप समझाने के लिए आपको, तो देखें डायरेक्ट लेबर कितनी है आपकी, डायरेक्ट वेजेस ये आ गए 32,300। आप इस फिगर को जहन में रखें और इस फिगर को जहन में रखकर इसके जुमले को पढ़ें कि क्या कह रहा है ये क्या कहता है एग्जामिनर आपसे। ये एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर बाय 1/3, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर है कितनी? डायरेक्ट लेबर तो 32,300 का 1/3। 1/3 का मकसद है इसको 3 से डिवाइड कर दें, जैसे मैंने आपसे कहा। तो 32,300 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 3 से तो यह आ जाएगा 10,766। और देखें यहाँ 10,766 अगर हम आते हैं तो ये 10,766 की फिगर देख रहे हैं आप कि ये रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इस रिड्यूस के साथ एक मामला और भी है कि अगर 25,000 की मशीनरी वो लगा रही है, जो कहती है 25,000 की, तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपको पता है 20% है। तो इस 25,000 की एक कॉस्ट और भी तो आएगी ना 20%, तो इसका 20% निकाल लें। देखिए 25,000 का आप अगर 20% निकालते हैं तो इसका मकसद है ये आपके पास 5,000 आ गया। तो अगर आपकी लेबर 10,767 राउंड ऑफ करके अगर ये आपका इतने से कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन आपका जो है फैक्ट्री ओवरहेड है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने से इंक्रीज हो रहा है आपका? 5,000 से इंक्रीज होगा क्योंकि ये हो रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, एक्चुअली सेविंग जो है 5,767 की कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये देखें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो अब जब ये वो इस किस्म का कोई चीज़ पूछे आपसे एग्जामिनर, तो अगर कंसेप्चुअली तौर पर आप साउंड हैं और आपको पता है ये क्या बात कर रहा है, तो आपके लिए पिक करना चीज़ों को आसान होगा। उसने आपसे क्या पूछा था कि अगर 25,000 की वो मशीनरी ले आती है तो लेबर 1/3 से कम हो जाएगी। तो लेबर 1/3, सबसे पहले आप डायरेक्ट लेबर पर चले जाएं। डायरेक्ट जैसे हम गए, लेबर को हमने 1/3 करके निकाला तो हमारे पास ये फिगर आ गई। लेकिन फौरी तौर पे हमने देखा कि यार डेप्रिसिएशन की कॉस्ट तो हमारी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि 25,000 की जब मशीनरी आएगी तो उस पर 20% डेप्रिसिएशन 5,000 बनेगा। तो इसका डिफरेंस निकाल के एक्चुअली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड रिड्यूस बाय 5,767 ईयर। ये इजाफा, ये कमी होगी आपकी इसके अंदर। तो वो पूछता क्या है आपसे, ये तो आपने इसका पोस्टमार्टम किया। आप पूछता है एडवाइज यास्मीन वेदर और नॉट शी शुड बाय द एक्स्ट्रा फैक्ट्री मशीनरी, जस्टिफाई योर आंसर विद 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ योर एडवाइस। कि वो कहता है 2 एडवांटेजेस बताएं और 2 डिसएडवांटेजेस बताएं कि यार उसको ये देखें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एडवाइस करनी है कि वो इस फैसले पे अमल करें या नहीं करें। तो अगर आप इसकी एनालिसिस करेंगे और इसको पिक करके आपकी समझ में सॉरी चीज़ें आ रही हैं, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा। देखिए पहला एडवांटेज तो इसका ये है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ओवरऑल आपने देखा कि 5,600 5,767 जो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। तो अगर कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसका एडवांटेज आपको क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग सेलिंग प्राइस, इंक्रीज प्रॉफिट। अगर आपकी जो जो माल आप बेच रहे हैं जिस प्राइस पर, अगर वो प्राइस वही रहती है और कॉस्ट आपकी कम हो जाती है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। द परचेज वुड इंक्रीज डेप्रिसिएशन बाय 5,000 ईयर। ये इसका जो परचेज आप कर रहे होंगे पर $25,000 की मशीनरी आप लेकर आ रहे हैं, उससे डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। एंड माइट आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड पावर। अब ये एक अलग चीज़ है, देखें ये इसका डिसएडवांटेज होगा। द परचेज माइट इंकर फाइनेंस चार्जेस इफ फंड्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। ये देखें 2-3 चीज़ें। अब मशीनरी अगर आप लाएंगे तो मशीनरी कोई हाथों से तो चलेगी नहीं, उसके लिए पावर की कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। तो पावर की कॉस्ट एक बढ़ जाएगी आपकी, इसकी रिपेयर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो अभी हम
डिटेल से नहीं जा रहे हैं, ना हमें डेटा दिया गया है कि हम एनालाइज करें कि ये कितनी बढ़ेगी, हमसे पूछ रहा है, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो सेकंड ये है कि हो सकता है ये $25,000 आपके पास, यास्मीन के पास ये फंड ही ना हो। अगर ये फंड नहीं है तो फिर बैंक से हमें फाइनेंस करना पड़ेगा। अगर हम बैंक से फाइनेंस करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, तो ये इंटरेस्ट की कॉस्ट भी लग सकती है हमें, डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ेगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर फिर इन तमाम चीज़ों को देख के हम ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें इस सवाल के अंदर डिटेल्ड से दी होती। अगर हमें ये दिया होता है कि ये जो फंड है ये खुद फाइनेंस कर रही है या बैंक से ले रही है, अगर बैंक से ले रही है तो उसका इंटरेस्ट कितना है, प्लस ये मशीनरी चलाने के लिए पावर की कॉस्ट कितनी लगेगी, इस मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी होगी। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम अभी सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर लिख देंगे, लेकिन हम इसको डिटेल्ड से नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो आपको भी लिखने के लिए वो कह रहा है कि इसके 2 एडवांटेजेस बता दें और 2 डिसएडवांटेजेस बता दें, वो आपने बताई। एक और भी होगा, वो ये होगा कि रिडंडेंसी कॉस्ट। देखें रिडंडेंसी कॉस्ट क्या होती है। रिडंडेंसी कॉस्ट का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात खासतौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो बहुत होता है कि जब आप लेबर को लेकर आते हैं तो लेबर यूनियंस वगैरह भी बन जाती हैं। अगर उनको आप फारिग कर रहे होते हैं तो फिर उनको कोई अगर बहुत उसका प्रोटेस्ट भी होता है। अगर नहीं भी ऐसा हो रहा है, प्राइवेट कंपनी है, तो उस सूरत के अंदर भी उनको जब आप ले ऑफ करते हैं उन लोगों को, तो रिडंडेंसी कॉस्ट का मकसद है समटाइम्स उनको वॉलंटरली तौर पे आप कोई गोल्डन हैंड शेक टाइप की चीज़ दे देते हैं, उनको फारिग करते हैं, तो वो कॉस्ट भी एक लग सकती है कि इन लोगों को फारिग करने में हो सकता है लीगली प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि अगर आपने इनको फारिग किया तो फिर आपको ग्रेजुइटी या इस किस्म की चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो वो एक कॉस्ट भी इनकर्ड हो सकती है। वुड द रिडक्शन इन लेबर इनेबल हर टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू कोप विद द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। फिर इसका एक रिस्क ये भी है, डिसएडवांटेज, कि अगर फ्यूचर के अंदर आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, मिसाल के तौर पे कि आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं ज़्यादा और फिर आपको अगर लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या लेबर आपको रेडिली मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो ये भी मसला है कि आप अगर ज़रूरत हुई तो क्या आपको लेबर मिल जाएगी, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसने मांगी दो मांगी हैं आपसे, तो 2 आप डिसएडवांटेजेस लिख दें। एक तो रिडंडेंसी कॉस्ट का लिख दें कि वो एक इनकर हो सकती है, फाइनेंस कॉस्ट का लिख दें कि वो डिसएडवांटेज है कि आपको देखना पड़ेगा कि और रिडक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता। फ्यूचर के ऊपर इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ्यूचर आपकी डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, तो फिर ये लेबर कहाँ से आएगी। तो इस तरीके से आप कर लें इसको। थोड़ा-सा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो सवालात आते हैं, उसमें आपको दिमाग थोड़ा-सा अपना एक्टिव रखना पड़ेगा, ताकि आपकी सोचने समझने की सलाहियत ढंग से हो। अगर आप रोबोटिक स्टाइल में पढ़ने की आपकी हैबिट्स है, तो ज़रा उसको चेंज कर दें और अपने दिमाग के अंदर जो है ऑयलिंग वॉयलिंग करें, ताकि आपका दिमाग चले। एंड यू शुड बी थिंकिंग कि यार क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ इस किस्म के सवालात में ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये हमने देख लिया कि सेविंग कितनी हुई है, एडवांटेज कितना है, डिसएडवांटेज कितना है। आगे C1 में कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप बताएं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको आपको पता है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहला साल है ये, तो पहले साल के अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो है नहीं हमारे पास, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो माल हमने बनाया है वो 83,200 का था। और मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ ये काम ये कर रहे हैं, इन्होंने बना बनाया माल कुछ खरीद भी लिया है। सवाल के अंदर देखें इसने परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ था, आपने देखा होगा, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, देखें ये परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ये आपको दिया हुआ 15,700। अब ये यहाँ इस्तेमाल होगा। और ये एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये जो माल बिकने से रह गया वो भी इसने आपको दी हुई है। वो कितनी दी हुई है वो भी देख लेते हैं। वो इसने आपको दिया हुआ है, ये हो गया 6,800। तो ये 2 फिगर आप यहाँ से उठाएं, सिंपल, ज़िंदगी आसान है। इसमें परचेज वाली को प्लस कर लें, ये फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की बाकी बची है, इसको माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गई। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाल ली जो उसने आपसे मांगी थी। आसान है,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना बड़ा सिंपल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो माल बनकर तैयार हुआ उसकी लागत ये है। ओपनिंग अगर पड़ा हुआ हो तो वो प्लस कर लें इसके अंदर, इसमें तो था नहीं, पहला साल है बिजनेस का, नेक्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग आ जाएगा, वो प्लस कर लें। अगर आपने कोई परचेज बना बनाया माल खरीदा है तो उसको प्लस कर लें, उसमें से जो माल बिकने से रह गया वो माइनस कर दें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगी इस तरीके से। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाल ली। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद और देखें क्या कहता है आपसे वो। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। ग्रॉस प्रॉफिट अब कहता है, देखें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए वो सारी फिगर्स आपकी इस्तेमाल हो जाएंगी। तो रेवेन्यू में से, अब ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है तो रेवेन्यू आपका दिया हुआ था, रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू सवाल के अंदर उसने आपको दिया हुआ है, वहां से उठा लें। रेवेन्यू देखो 113640, तो 113640 और इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दें। इसे आपने ट्रेडिंग का नहीं बनाया था कि रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सेम इसी तरीके से इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगर ये हमसे कहता है नेट प्रॉफिट मालूम करें तो वो जो फिगर हम एग्जाम में छोड़कर आ रहे हैं, जो ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड थी, वो फिर वहां चली जाती। अभी इसने मांगा ही नहीं है हमसे तो इसलिए हम वो इस्तेमाल नहीं हुई है, दी हुई इसलिए थी ताकि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उन फिगर्स को भी आप कहीं ना कहीं इस चक्कर में कि दी हुई है तो लाजमी हमें कहीं ना कहीं डालना है, आप वहां डाल दें और फिर आपके नंबर निकाल लिए जाएं। तो एग्जाम्स के अंदर कॉम्प्लिकेट नहीं करें, कंसेप्चुअली चीज़ों को समझें। वो सारी चीज़ें जो वो देता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको लाजमी उनको कहीं ना कहीं खपाना ही है, जो जहां है उसको वहां रखें और जो नहीं है उसको छोड़ दें। अगला कहता है सजेस्ट वन वे इन विच यास्मीन पुट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू। कोई एक तरीका बताएं कि यास्मीन जो है वो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू बढ़ाए। तो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें। जो माल आप बेच रहे हैं जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो सेल्स खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मार्कअप जो है आपका, जो प्रॉफिट रेशो है उसको बढ़ा के माल बेचना शुरू कर दें। परसेंटेज ट्रेड डिस्काउंट जो अभी आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन लोगों को माल बेच रहे हैं, उनका ट्रेड डिस्काउंट कम कर दें थोड़ा सा, तो कम कर देंगे तो फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी यास्मीन ने करा कि $25,000 की मशीनरी अगर वो लेकर आई तो शी इज़ होपिंग कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सॉरी कम हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर कम हो जाएगी तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। परचेस चीपर रॉ मटेरियल, अगर आपकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लेकिन क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं करना है। अगर रॉ मटेरियल कहीं से सस्ता मिलता है तो रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिलेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बाय इन बल्क टू ऑब्टेन ट्रेड डिस्काउंट, के आप अपनी जो बाइंग है, जो माल खरीदते हैं उसको बल्क में करें। बल्क समझते हैं ना आप लोग, बल्क का मकसद है कि ज़्यादा मिकदार के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलता है। से डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर आप जाएं ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आपको सस्ता मिलेगा, तो ये कर लें। फैक्ट्री वेजेस जो हैं इसमें कमी कर लें अगर कर सकते हैं। रिड्यूस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को कम करें। तो देयर आर मैनी, उसने एक पूछा था तो आपकी समझाने के लिए इतने बहुत सारे उसने बताए। तो ये आपने देखा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस तरीके से करा, तो आपने काफ़ी होप कि आपकी समझ आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है। हम इसका एक और करेंगे एक दो सवाल, ताकि आपका ये कंसेप्ट जो मैन्युफैक्चरिंग का है ये ख़त्म, ये आपका क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाए और इसका जो फेयर है वो आपकी ख़त्म हो जाए कि यार ये क्या होता है। तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर और बहुत सी अच्छी वीडियो, मेरी ओ लेवल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको वहाँ मिलेगी, तो वो भी आप देखिएगा। और देख के कुछ मोटिवेशन पे भी वीडियोज़ हैं, उनको देखें। कराचियंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट ज़रूर दें अगर आपको लगते है कि कोई सवाल, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्ज़ाम का, चाहे वो कोई भी हो या कोई और कंसेप्ट जो आप समझते हैं कि आपको समझाना चाहिए, आपकी स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कमेंट्स में लिखें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के टाइम होता है तो मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूं। जैसे ये भी मैन्युफैक्चरिंग का एक कमेंट्स में लिख कर आया था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराएं,
तो मैन्युफैक्चरिंग का इसी तरीके से आप लोग भी अगर कमेंट्स देंगे जो आपको मुश्किल लग रही हैं चीज़ें, जिनके कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो उसके ऊपर हम फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी इसी से रिलेटेड किसी और लेक्चर और किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।